नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासेज जो प्रोवाइड करवाई जा रही है साथियों। तो अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। तो साथियों, अपन इसमें साइंस का एक टॉपिक जनतंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे साथियों, जिसमें साथियों अपन कुछ जो बेसिक जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे साथियों मादा जननतंत्र की, यानी मादा जननतंत्र है वो किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार इसकी संरचना होती है। तो इसके विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार मादा जननतंत्र कार्य करता है, किस प्रकार भ्रूण का निर्माण होता है, या कि कौन सा अंग है वो किस प्रकार है वो अपना कार्य करता है, उसको इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो अपन इसके जो मादा जननतंत्र है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करते हैं, इसकी संरचना के ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन सा अंग का क्या नाम है साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों, मादा जननतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है साथियों, जिसे प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं, वो होता है साथियों अंडाशय या फिर ओवेरी, है ना। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग मादा का पहला महत्वपूर्ण जनन अंग होता है साथियों अंडाशय, जिसे ओवेरी भी कहते हैं साथियों। तो ये अंडाशय है साथियों और एक जोड़ी होते हैं। ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं और एक संख्या में दो होते हैं साथियों। एक बाईं तरफ पाया जाता है, दूसरा दाईं तरफ पाया जाता है। तो दोनों मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी और दो अंडाशय पाए जाते हैं साथियों। तो ये अंडाशय होता है साथियों। तो इसमें क्या होता है साथियों, इसका कार्य की चर्चा अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, इसको अंडाशय बोलते हैं साथियों। इसके बाद में साथियों जो ये संरचना है, इस अंडाशय की बात की, ये जो संरचना है इधर से लेकर आप ये इधर से भी समझते हैं कि दोनों तरफ से, तो इस संरचना को साथियों कहते हैं अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं साथियों अंडवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं साथियों। इसके बाद में साथियों जब ये दोनों अंडवाहिनियां मिलकर संयुक्त होकर एक लचीला भाग यहाँ बनाती है, तो इसको बोलते हैं साथियों अपन गर्भाशय, इसको गर्भाशय बोला जाता है साथियों। तो दोनों प्रकार की अंडवाहिनियां जहां मिलकर खुलती है या संयुक्त होकर जो लचीला भाग बनाती है उसको साथियों गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय के बाद में साथियों जो ये भाग होता है अंतिम भाग गर्भाशय का, तो इसे गिरवा कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं साथियों गिरवा, इसको गिरवा कहा जाता है। और उसके बाद में साथियों जो अंतिम छोर होता है साथियों उसको कहते हैं वेजाइना, इसको बोलते हैं साथियों वेजाइना। तो साथियों इस प्रकार इनके अंगों के नाम है जो मैंने आपको बताया। ये जो पोर्शन है इसको अंडाशय कहते हैं, इस भाग को साथियों अंडवाहिनी कहते हैं। उसके बाद में दोनों अंडवाहिनियां, ये अंडवाहिनी और ये अंडवाहिनी मिलकर एक संयुक्त अवस्था में एक लचीला भाग बनाती है दोनों मिलकर, तो उसको गर्भाशय कहते हैं साथियों। गर्भाशय का आगे का अंतिम छोर होता है जो थोड़ा सिकुड़ा होता है वो गिरवा होती है साथियों, और उसके बाद में अंतिम छोर होता है वो वेजाइना होता है साथियों। तो सबसे पहले इनके अंगों के बारे में अपन चर्चा कर ली। अब बात करते हैं किस प्रकार कौन से अंग का क्या कार्य होता है। तो साथियों जब एक मादा या एक लड़की है, जब उसका जन्म होता है तो उसके अंडवाहिनी में कई अंडाणु होते हैं साथियों, कई अंड कोशिकाएं होती है, कई अंडाणु है उसके अंडाशय में पाए जाते हैं। लेकिन वो अंडाशय, मैंने आपको बताया था कि वे जो अंड कोशिका या जो अंडाणु होते हैं वो अविकसित अवस्था में होते हैं, यानी वो विकसित अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए वो अविकसित अवस्था में उनकी अंडवाहिनी में पाए जाते हैं कई प्रकार के अंडाणु। लेकिन जैसे ही एक लड़की या एक मादा अपनी यौनावस्था में या फिर जो किशोरावस्था में प्रवेश करती है 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तो उस समय उसके अंडाशय से अंडाणु है वो निकलना प्रारंभ हो जाते हैं साथियों। यानी जैसे 12 से 11 से 12 जो उम्र हो जाती है, तो उस उम्र में साथियों एक अंडाशय से अंडाणु निकलना प्रारंभ कर देते हैं साथियों। तो इस प्रकार ओव्यूलेशन की क्रिया यहाँ से होती है साथियों प्रत्येक माह है, यानी जब 12 से 13 वर्ष की कोई मादा हो जाती है या कोई लड़की 12 से 13 वर्ष की हो जाती है, तो उसके प्रत्येक अंडाशय से प्रति माह एक अंडाशय से या तो इससे या इससे किसी भी अंडाशय से एक जो अंड कोशिका या अंडाणु है वो निकलता है साथियों। तो यहाँ से एक अंडाणु निकलता है, कहाँ से? अंडाशय से। यहाँ से अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा और वो निकलकर साथियों यहाँ आ जाता है, कहाँ पे? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में आ जाता है और अंडवाहिनी में आने के बाद में साथियों क्या होता है, अंडवाहिनी के बाद में नर द्वारा शुक्राणु अगर उसको मिल जाते हैं, अंडवाहिनी में नर द्वारा दिए गए शुक्राणु अगर उसको मिल जाते हैं, तो निषेचन की क्रिया के द्वारा साथियों इस अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया के बाद में साथियों ये जो
निषेचन की क्रिया के बाद में क्या होता है, यहाँ अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचन की क्रिया के बाद में साथियों जो गर्भाशय होता है उसमें जाकर भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद में भ्रूण का यहाँ पर प्रत्यारोपण हो जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है साथियों। तो इसमें साथियों क्या होता है, इस गर्भाशय में साथियों ये भ्रूण है वो प्रत्यारोपित हो जाता है और फिर धीरे धीरे प्लेसेंटा के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है और 9 माह बाद में ये मादा के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार इसके जनन की क्रिया होती है साथियों। और अगर साथियों निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में नहीं होती है ना, प्रत्येक माह अंडाशय से अंडाणु निकलता है और वो अंडवाहिनी में आता है, 1 दिन तक जीवित रहता है। वो कितने दिन, 1 दिन के लिए वो अंडवाहिनी में जीवित रहता है और उस दौरान यदि उसे निषेचन करने के लिए यदि शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचन की क्रिया हो जाती है और उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के बाद में भ्रूण है वो यहाँ गर्भाशय में आकर प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये ऐसी क्रिया इस अंडाशय में भी हो सकती है, इस अंडाशय में भी हो सकती है, इससे भी निकल सकता है अंडाणु या इससे भी निकल सकता है। अगर साथियों एक मंथ में अगर इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो दूसरे मंथ में इस अंडाशय से निकलता है। मतलब एक महीने इस अंडाशय से निकलता है तो दूसरे महीने इस अंडाशय से निकलता है। दोनों अंडाशय से कभी साथ में अंडाणु नहीं निकलते हैं साथियों। तो इस प्रकार ओवेरी से जो एग है वो रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद में साथियों वो अंडवाहिनी में आता है और निषेचन की क्रिया के बाद में यहाँ गर्भाशय में आकर वो प्रत्यारोपित हो जाता है साथियों। लेकिन मान लीजिए अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये क्या करता है साथियों, ये जो अंडा यहाँ आ जाता है या इस तरफ से निष्कासित होकर यहाँ जो अंडवाहिनी में आ जाता है तो वो 1 दिन के लिए यहाँ जीवित रहता है। उसके बाद में साथियों क्या होता है, जो ये गर्भाशय की दीवारें होती हैं, ये गर्भाशय की दीवारें होती हैं, तो ये अंडा निकल कर क्या होता है, ये अंडा निकल कर आ जाता है और बाद में गर्भाशय की दीवारों के साथ मिलकर गर्भाशय की दीवारों के साथ में निकलकर मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। कहाँ से, गिरवा द्वारा वेजाइना के माध्यम से साथियों। तो इस प्रकार अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये क्रिया होती है और इस क्रिया को साथियों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों रजोधर्म। इसको बोला जाता है रजोधर्म या फिर मासिक धर्म या फिर रज चक्र। ये इनके नाम होते हैं रजोधर्म, मासिक धर्म, रज चक्र या रजोदर्शन भी कहते हैं इसको, रजोदर्शन भी कहते हैं साथियों। ये क्रिया साथियों प्रत्येक महिला में प्रत्येक मंथ में ये क्रिया होती है। तो अगर निषेचन की क्रिया होती है तो यहाँ पर भ्रूण का है जो निर्माण हो जाता है। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये अंडाणु क्या करता है, गर्भाशय की दीवार के द्वारा मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है साथियों। फिर नेक्स्ट मंथ में वापस ये क्रिया होती है, वापस नेक्स्ट मंथ में ये दीवारें हैं वो भ्रूण के पोषण के लिए तैयार होती है, परिपक्व होती है। ये गर्भाशय की दीवारें हैं वो नेक्स्ट मंथ में वापस तैयार होती है और एक मोटा आवरण है वो बना लेती है। क्यों बना लेती है, क्योंकि भ्रूण के पोषण के लिए ये अपनी जो भित्ति होती है उसको मोटा कर लेती है साथियों, क्योंकि यहाँ पर उसको पोषण चाहिए तो ब्लड की मोटी मोटी भित्तियाँ यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये हर मंथ ये क्रिया होती रहती है साथियों और लगभग साथियों 28 से 30 दिन की ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है साथियों। 28 से 30 दिन की ये क्रिया होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब अपन थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि अंडा से क्या होता है। अंडा से मादा जनन कोशिका या फिर अंड कोशिका का निर्माण तथा कुछ हार्मोनों का उत्पादन करता है। क्या करता है अंडाशय का कार्य, अंडा से एक तो मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका यानी अंडाणु का निर्माण करता है और कुछ हार्मोनों का उत्पादन करता है। कुछ हार्मोन कौन से, जैसे प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन होते हैं। ये दो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी अंडा से करता है साथियों। इसके बाद में बात करते हैं अंडवाहिका या अंडवाहिनी। तो अंडवाहिका या अंडवाहिनी क्या करती है, प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है और अंड कोशिका प्रत्येक माह क्या होता है, इसमें अंड है वो परिपक्व होता है और अंडवाहिनी में आ जाता है। और अंड कोशिका यानी दोनों तरफ की अंड कोशिकाएं मिलकर ये दोनों तरफ की अंड कोशिका ये और ये मिलकर यहाँ पर गर्भाशय का निर्माण कर लेती है साथियों।
उसके बाद में गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय के बारे में देखते हैं साथियों। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीला थैलीनुमा संरचना बना लेती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों प्रकार की अंडवाहिकाएं मिलकर जहां पर दोनों संयुक्त होकर एक लचीला पदार्थ, लचीला भाग बना लेती है, उस लचीला भाग को क्या कहा जाता है साथियों, गर्भाशय कहा जाता है। इसके अलावा निषेचन के बाद युग्मनज गर्भाशय में आरोपित या प्रत्यारोपित यहाँ हो जाता है। निषेचन की क्रिया हो जाती है, नर द्वारा शुक्राणु है वो, वेजाइना द्वारा शुक्राणु है वो या अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ निषेचन की क्रिया हो जाती है। और निषेचन की क्रिया के बाद में साथियों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है साथियों। और यदि यहाँ पर भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है साथियों, तो फिर ये रजोदर्शम या रजोधरण की जो क्रिया है वो रुक जाती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर क्या होता है कि जो भ्रूण है वो प्रत्यारोपित हो जाता है और अंडा से रिलीज होना बंद हो जाते हैं साथियों। तो ये संपूर्ण क्रिया होती है साथियों मादा जनन तंत्र की। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये दो हार्मोन होते हैं जो कि मादा में क्या करते हैं साथियों, मादा में एक लैंगिक हार्मोन होते हैं जो जिनके द्वारा साथियों इनमें कई प्रकार की जो कि साथियों कई प्रकार के हार्मोन, इन हार्मोन के द्वारा कई प्रकार की क्रिया की जाती है साथियों। तो इस प्रकार ये मादा जनन तंत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। इसके अलावा साथियों अगर इसमें अब बात करते हैं कि परसेंट बढ़ने वाले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो अपन इस टॉपिक से बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से बन सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर अपन नर जनन तंत्र की बात करें, थोड़ा सा अपन पहले तो नर जनन तंत्र के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि नर जनन तंत्र में क्या क्या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो साथियों जो नर जनन तंत्र होता है, उस नर जनन तंत्र में साथियों एक तो वषण होता है जो प्राथमिक जनन होता है। उसके अलावा साथियों अधिवषण होता है, एक तो वषण होता है, दूसरा अधिवषण होता है। इसके अलावा शुक्रवाहिनी होती है, इसके अलावा शुक्राशय होता है, इसके अलावा प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि ये पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा नर में काउपर ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि, काउपर या बल्ब यूरोथल ग्रंथि पाई जाती है, बल्ब यूरोथल ग्रंथि पाई जाती है, यूरोथल ग्रंथि पाई जाती है किसमें, नर में। तो ये नर जनन तंत्र के भाग होते हैं वषण, अधिवषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि और काउपर बल्ब ग्रंथि। तो साथियों ये क्या होता है, वषण में सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पे, वषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और वो अधिवषण के द्वारा ये नलिकाएं होती हैं। अधिवषण में कई प्रकार की छोटी छोटी नलिकाएं होते हैं जो कि शुक्राणु को वषण से अधिवषण में लेकर आती है। अधिवषण से साथियों ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आते हैं और शुक्रवाहिनी के बाद में साथियों ये शुक्राशय में आते हैं और शुक्राशय के पास में बाद में आते हैं साथियों प्रोटेस्ट ग्रंथि और उसके बाद में काउपरी बल्ब यूरोथल ग्रंथि के द्वारा ये साथियों शीशन के द्वारा या पेनिस के द्वारा साथियों नर के द्वारा स्खलित या निष्कासित कर दिए जाते हैं और फिर ये मादा के अंडवाहिनी भाग तक जाते हैं और वो निषेचन की क्रिया होती है और फिर इस प्रकार गुण का निर्माण होता है साथियों। तो ये मादा जनन और नर जनन तंत्र के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं साथियों। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो साथियों अगर क्वेश्चन आपकी चतुर्थ श्रेणी के लिए कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए अपन चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन अगर बन सकता है तो साथियों कि मादा के किस भाग में जनन की क्रिया होती है, किस भाग में जनन की नहीं निषेचन की क्रिया होती है। मादा के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, तो साथियों इसका उत्तर है साथियों कहाँ पर, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं साथियों अंडाशय, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, अंडाशय। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि नर में प्राथमिक अंग होते हैं, नर में प्राथमिक अंग होते हैं, नर में प्राथमिक अंग क्या होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, तो नर में होते हैं साथियों वषण, नर में होते हैं
वर्ण। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों, इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन कौन सा होता है, नर हार्मोन कौन सा होता है, तो नर हार्मोन होता है साथियों टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, या इसको एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एंड्रोजन भी कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों, मादा हार्मोन कौन से होते हैं, मादा हार्मोन कौन से होते हैं, मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन होते हैं साथियों प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि ग्रंथियों के बारे में पूछ सकता है साथियों कि प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर काउपर ग्रंथि किन में पाई जाती है, प्रोस्टेट या फिर काउपर ग्रंथि किन में पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये नर में पाई जाने वाली ग्रंथियां साथियों, है ना। तो ये साथियों क्वेश्चन है वो आप एग्जाम के लिए थोड़े से मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं साथियों। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एनसीईआरटी की बुक से आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।